वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको पता होगा कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको हिंदी काव्य ही पढ़ना होता है, और हिंदी काव्य को पढ़ने से पहले आपको हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि यानी कि उसकी थोड़ी सी इतिहास भूमिका जान लेनी आवश्यक होती है। अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास के कार्यक्रम में हमने आपको शुरुआती पहले चैप्टर के बारे में मैंने बता दिया, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है किन किन विद्वानों ने लिखा और उन्होंने किस प्रकार से नामकरण किया अलग अलग कालों का, और किस प्रकार से उन लोगों ने उसको यानी विभाजित किया, यानी कि कालक्रम और नामकरण, इस पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। ओके, तो कुल मिलाकर के जो है हमने ये जान लिया कि आखिरकार जो है गारसद तासी ने, मिश्र बंधुओं ने, ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने, ठीक है, इन लोगों ने, या इसके अलावा गणपत चंद्र गुप्ता हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, डॉक्टर नगेंद्र हो गए, इन लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन जो किया इन लोगों का कार्य रहा है। और इन लोगों ने किस प्रकार से लिखा, किस काल को कौन सा काल कहा, किस समय में इन्होंने कौन कौन सी रचनाओं की प्रधानता बताई, किस प्रवृत्तियों की प्रधानता बताई, उसके आधार पर हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा। तो कुल मिलाकर के आज हम जो सबसे प्रारंभिक काल जिसको कहते हैं, जिसको आरंभिक काल कहते हैं, जिसको हम चारण काल कहते हैं, जिसको रासो साहित्य भी कहते हैं, जिसको हम नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य को संजोया हुआ एक प्रकार से कहते हैं, जिसको हम खास करके वीर गाथा काल कहते हैं, जिसको हम आदि काल कहते हैं, तो उसके बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के आज का वीडियो होने वाला है आपका चैप्टर 2 पर, हिंदी साहित्य बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2023, 24, 25 इन सभी के जो छात्र छात्राएं आएंगे आने वाले समय में, सभी के लिए महत्वपूर्ण हो गया लेक्चर। चैप्टर 1 की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप लोग देख लीजिएगा, और बाकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी पहले से 2022 की पड़ी हुई है, उसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पाठ्यक्रम में संकलित जितने भी जो कवि हैं उन कवियों के बारे में और उनसे रिलेटेड जो रचनाएं हैं उनकी व्याख्या करने को लेकर के पूछा गया था, तो उन सभी की व्याख्या ऑलरेडी हमने कर दी है, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। ठीक है, बात करते हैं भाई कि आखिरकार हिंदी काव्य में हमको पढ़ना क्या क्या। तो हिंदी काव्य में पूरी चीजें हमने बता ही दी थी। चैप्टर 2 में हमको पढ़ना क्या, तो इसके अंतर्गत हम क्या समझेंगे भाई, ये देखिए अध्ययन की सुविधा के हिसाब से बता रहा हूँ। इसके अंतर्गत हम आदि काल के बारे में, आदि काल के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है बहुत ज्यादा। आदि काल क्या है आप सभी को पता होगा। आदि काल को एक व्यक्ति है, उनका आदि काल को ही एक नाम और है, सबसे सटीक नाम वीर गाथा काल। कौन सा नाम है भाई, वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल के बारे में हमको चर्चा करनी है। अच्छा, आदिकाल को वीर गाथा काल कहने में जिस विद्वान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसको, उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ला। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक कहे जाने वाले शुक्ला जी ने आदिकाल को प्रवृत्ति के हिसाब से कहा कि क्योंकि इसमें वीरता पूर्वक रचनाएं अधिक मात्रा में लिखी गई, 12 रचनाओं को उन्होंने बताया और कहा कि इसीलिए इसको वीर गाथा काल हमने मतलब हम लोग कहेंगे। चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की बात की तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, ये सब जो साहित्य थे इनको एक प्रकार से मात्र धार्मिक ग्रंथ कह करके नकार दिया गया। और खास करके आप देखिएगा उनमें एक प्रकार से वो कुछ में तो अपभ्रंश भाषा की प्रधानता आपको मिलेगी और कुछ में शुरुआती हिंदी के यानी अपभ्रंश और अवहट्ट के दौरान की कुछ भाषा मिली जुली आपको प्रतीत होगी। ठीक, तो इस प्रकार से आदिकाल या वीर गाथा काल की बात की जाए तो इसकी समय सीमा सबसे पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, समय सीमा लिखिएगा सभी लोग। आदिकाल की समय सीमा कितनी भाई, आदिकाल की समय सीमा की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला की खास करके अगर मैं मंतव्यों को बताऊं तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने कितना बताया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने इसको कितना बताया था भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है, इन लोगों ने कितना बताया था भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने कितना बताया था, 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी। कितना बताया था, 1050 विक्रमी से, देखिएगा 1050 विक्रमी से 1050 विक्रमी से आप देखिएगा कितना बताया था, 1375 विक्रमी। कितना, 1375 विक्रमी। और ये विक्रमी कितना है, ये संवत में है। ठीक है, संवत 1050 विक्रमी से संवत आपका 1375 विक्रमी तक। इसके अलावा तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। अच्छा, इसी के बारे में बहुत सारे आपके प्रश्न ये बनते हैं मेरे भाई कि आखिरकार ये जो है आपका 1050 से, इससे आप 57 लेस करते हो तो कितना निकलता है। तो ये एक प्रकार से आपको यहाँ पर यानी कि ये तो जो है संवत में आपको दिया गया है, संवत में। ठीक है, यहाँ पर मैं संवत लिख दे रहा हूँ। ठीक है, संवत, तो ये संवत में आपका दिया हुआ संवत 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी ये समय सीमा रही है।
ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा और यही अच्छा भी प्रतीत होता है। अब इसमें से जब आप 57 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, इसमें से 57 आप लेस कर दीजिए, तो यहाँ से अगर 57 आप घटाएंगे तो अभी सन में निकल आएगा। देखिए आपके सामने निकाल रहा हूं मैं। देखिए 10 यहाँ पर होगी, कहां से उधार लिया, यहाँ पे 10, 10 में से 7 कितना बचा भाई, यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक, यहाँ कितना हुआ, 4 हुआ, 4 यहाँ पर बचा, तो यहाँ से फिर एक और उधार लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। 14 में से 5 गए तो 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पर क्या बचा, 9 बचा, और यहाँ पर चूंकि 10 था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 ही बचेगा, यानी कि 993 ईस्वी। अच्छा, अगर मान लेते ईस्वी में दिया है आपको, सन में दिया है, ठीक, सन देख लीजिएगा यहीं पर बहुत आपको कंफ्यूज, क्योंकि रामचंद्र शुक्ला जी की जी ने जितनी भी चीजें बताई हैं वो सारी की सारी चीजें आप देखिएगा तो उन्होंने संवत में बताई है, ना कि सन में। तो सन में निकालने के लिए आपको 57 उनमें से घटाना पड़ेगा। अब देखिए अगर मान लेते सन दिया है और इससे आपको विक्रम संवत निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें आप जोड़ दीजिए, कितना जोड़ेंगे, 57 जोड़िए, देखिए होता है, बिल्कुल होएगा। 7 और 3 10 के 0 हासिल यक, 9 5 14 15 के 5 हासिल यक, ठीक, और 9 और 1 10, 1050, तो ये विक्रमी निकल आएगा, ठीक, संवत, तो ये निकल गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से अगर 57 आप घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 15 में से 7 गए, 8 7 कितना होता है, 15, 8 7 15 होता है, ठीक, बिल्कुल होता है। यहाँ पर बचा 6, 6 में से 5 गए, 1 बचा यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर भाई 13 का 13 उतार दीजिए आप, तो 1318 ईस्वी। इस प्रकार से आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ईस्वी का सन निकल गया आपका। ठीक, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप लोगों ने समझा। अब इसमें आपको जोड़ना, तो आप 57 अगर जोड़ दीजिएगा तो 8 7 15 के 5 हासिल आएंगे, 5 1 6 1 7, ठीक, इसके अलावा 13 का 13 आपका उतर आएगा, तो ये आपका निकल जाएगा कितना भाई, ये विक्रमी निकल जाएगा, ठीक, विक्रम का संबंध। तो ये आपका हो गया। जब भी आपको कालक्रम निकालना होगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने इसी प्रकार से कैटेगराइज किया है। चूंकि वीरता पूर्वक रचना कार्य मतलब रचना इसमें ज्यादा हुई है, इसीलिए वीर गाथा काल इसको कहा जाता है। आप इस काल में देखिएगा बहुत सारी रचनाएं मिलेंगी। मैंने शुरुआती चैप्टर्स में जब पहला चैप्टर ही आपको बताया था तभी हमने विस्तार से चर्चा कर दिया था कि जो है यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए, धै दो डोला समर खेत में जे जीते तेले उठाए, ठीक है, दांत उखारे भवरा नल कहते दिल्ली करे द्वारे 4, हाथ पड़क दे भूमा जो तो 9 मन माटी लिए उठा। इस प्रकार से मैंने बताया था कि 12 बरस ले कुकर जीवे और 16 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इस प्रकार से सूर श्रृंगार करे रणके तब नार श्रृंगार पे ध्यान धरे ना। ये तमाम प्रकार की चीजें मैंने आपको बताई थी कि वीरता पूर्वक रचनाओं में आप देखिएगा अलग अलग प्रकार के रासो ग्रंथ लिखे गए, और खासकर जितने भी रासो ग्रंथ आप देखिएगा वो कुछ मात्रा में लगभग एक आध दो को छोड़ करके बाकी लगभग सभी वीरता पूर्वक गाथा ही बताते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के जो सन आपका लगभग 993 ईस्वी यानी 1000 ईस्वी से मान लीजिए आप मोटी मोटा 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य का मतलब की शुरुआत हम मान सकते हैं मुख्य रूप से, और सही बात भी है। 1000 ईस्वी से हम शुरुआत मान लेंगे और इसके अंदर 1318 तक इसमें वीरता पूर्वक रचनाएं लिखी गई। सिद्ध साहित्य में आप देखिएगा, जैन साहित्य में देखिएगा, इसके अलावा आप देखेंगे और भी चारण ग्रंथ लिखे गए। कुछ आप जैसे कि ढोला मारू दुहा यानी कुछ जो है प्रकार से वो लिखे गए, गंवारू मतलब एक प्रकार से गांव से संबंधित गीत। तो अब अभी हम उसको और भी समझ लेंगे। तो कुल मिलाकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ला के अनुसार ये बातें मैंने बताई थी, किसके अनुसार है तो लिख लीजिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी, ठीक है, शुक्ल जी के अनुसार मैंने इसको बताया, शुक्ल जी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये वीर गाथा काल उन्होंने कहा है। अब थोड़ा सा अब मैं समझूंगा हिंदी साहित्य का नामकरण और उसके बाद में और भी चीजें, चूंकि अलग अलग विद्वानों ने हिंदी साहित्य को मतलब हिंदी साहित्य के आदिकाल को अलग अलग नाम दिया है, तो उसी पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप देखिएगा इसी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा इसी काल को कि अब तक आप अगर इतिहास आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा मतभेद आपको मिलेगा। व्याघ्रातों का काल एक प्रकार से इसको कहा। क्या कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि शायद ही भारतवर्ष के इतिहास में खास करके इतिहास के इतने विरोधों अंतर व्याघातों का युग कभी नहीं आया होगा। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है वीर गाथा काल में यानी कि आदि काल के बारे में इन्होंने कहा। ठीक, तो इसके बारे में हम समझेंगे विस्तार से, हम जानेंगे इसके नामकरण के बारे में, पहले किन किन विद्वानों ने वीर गाथा काल को क्या क्या कहा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद में कुछ जो है साहित्य रचना की जो मतलब धाराएं हैं उसके बारे में जानेंगे, किस किस प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थी वीर गाथा काल में। तो आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग। ओके, चलिए फिर प्रारंभ करते हैं। अलग अलग विद्वानों से कि आप देखिएगा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है और रसाल जी ने रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इसको एक प्रकार से यही कहा, क्या कहा भाई आदिकाल ही कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसको संधि काल कहते हैं। और खास करके आप देखिएगा
संधि काल कहते हैं, राहुल संकृत्यायन वगैरह सिद्ध सामंत काल कहते हैं। तो हम चर्चा कर लेंगे कौन कौन से विद्वानों ने किस किस प्रकार से चीजें बताई है। आइए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे आखिरकार कि किस प्रकार से लोगों ने इसको, तमाम प्रकार के विद्वानों ने मिलकर के किस प्रकार से अलग अलग प्रवृत्तियों को देखा और उसके हिसाब से इसका नामकरण किया। तो सबसे पहले इसके नामकरण पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में चूंकि आदिकालीन साहित्य की बात की जाए तो इसकी कई सारी धाराएं रही हैं। कितनी धाराएं रही भाई? कई धाराएं आपको मिलेंगी। तो हम उन कई धाराओं की खास करके बात करें तो उनमें से जो 3 धाराएं मुख्य रूप से आएंगी उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार नामकरण करते समय विद्वानों ने किस प्रकार से इसको कौन कौन से नामों से पुकारा। नामकरण की समस्या एक प्रकार से इतिहास लेखकों के समक्ष मुख्य रूप से रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अर्थात जब भी इतिहास लेखकों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखना चाहा तब ये समस्या उनके जहन में जरूर आई होगी और निश्चित तौर पर यह समस्या एक इतिहास लेखक के दिमाग में आती भी है। तो आइए चर्चा करते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने इसको क्या कहा। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैंने बता दिया था आदिकाल को वीर गाथा काल जो कहा था वो रामचंद्र शुक्ला जी ने। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने वीर गाथा काल पर ज्यादा फोकस किया था, चूंकि इन्होंने कहा कि पृथ्वीपाल रासो, खुमान रासो, इसके अलावा बीसल देव रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, परमार रासो, निहाल खंड, इन सभी में आप देखिएगा तो वीरता पूर्वक रचनाएं मिलती है। यानी वीरता पूर्वक रचनाओं को देखा और उसी आधार पर इन्होंने कहा कि चूंकि प्रवृत्ति इन ग्रंथों में खास करके वीरता की है और इसीलिए इस काल को वीर गाथा काल कहा जा सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने प्रवृत्ति के हिसाब से वीर गाथा काल कहा, लेकिन बात की जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की तो उन्होंने इसको एक प्रारंभिक काल के रूप में आदिकाल कहा। चूंकि हिंदी साहित्य का आदिकाल सबसे पहले उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने विशेष बल किस पर दिया था? वीर गाथा काल पर दिया था और इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर कोई चाहे तो वीर गाथा काल को आदिकाल कह सकता है, इसको कहने में कोई बुराई नहीं है। और आगे चल करके इसी बात को अपनाया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो उन्होंने वीर गाथा काल को आदिकाल कहा। आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि किन विद्वानों ने किस प्रकार से कहा। देखें, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन की बात की जाए, आपको पता होगा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य एक प्रकार से जो काल विभाजन का कार्य किया, इन्होंने सर्वप्रथम शुरुआत की है काल विभाजन के तौर पर। इतिहास लेखन तो गार्सा दत्तासी का नाम सबसे पहले आता है, ठीक, लेकिन जो काल विभाजन के नाम के हिसाब से आएगा तो ग्रियर्सन का आएगा, लेकिन वैज्ञानिकता के हिसाब से बात की है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का आएगा। ठीक, तो सबसे पहला नाम किसने दिया भाई? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा आदिकाल को क्या कहा? चारण काल कहा। चारण कवि होते हैं एक प्रकार से जो कि राजा महाराजाओं के यहाँ उनका गुणगान किया करते हैं। तो चूंकि इन्होंने कहा कि उस समय जब ये रचनाएं हो रही थी या रचनाएं लिखी जा रही थी, उस समय राजा के दरबार में जो कवि हुआ करते थे वो लोग उनका गुणगान गाया करते थे और उसी गुणगान को कहीं न कहीं पे लिपिबद्ध अगर कर दिया गया तो इस प्रकार के काव्य यहाँ पर लिखे गए, इसलिए इसको चारण काल कहा। लेकिन ये उतना समीचीन प्रतीत नहीं होता है, केवल चारण काव्य नहीं लिखे गए, इसमें और भी काव्य लिखे गए हैं। तो लेकिन कहा एग्जाम में प्रश्न पूछता है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? चारण काल किसने कहा? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। अगले आते हैं मिस्र बंधु विनोद की बात की जाए तो मिस्र बंधु विनोद में आप देखिएगा उस पुस्तक में मिस्र बंधुओं ने क्या कहा है? प्रारंभिक काल का। चूंकि हिंदी साहित्य का शुरुआत हो रहा था तो इसीलिए प्रारंभिक काल कह दिया। ये नाम एक प्रकार शुरुआती नाम बहुत एक प्रकार से उतना ज्यादा समीचीन प्रतीत नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रारंभिक काल नकार भी नहीं सकता कोई, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हो रही है। तो प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा। ठीक, इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात की जाए और रसाल का पूरा नाम है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो इन्होंने डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन दोनों ने क्या कहा? आदिकाल ही इसको कहना प्रतीत समझा, उचित समझा, क्योंकि आदिकाल ऑलरेडी पहले से आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने रिकमेंड कर दिया था कि अगर कोई व्यक्ति कहना चाह रहा है इसको मतलब वीर गाथा काल को आदिकाल तो बड़े आराम से कह सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। ठीक, कह सकता है, चलेगा।
तो इन दोनों ने इसको कहा। इसके अलावा बात की जाए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इसको क्या कहा भाई, इन्होंने संधि काल कहा और चारण काल, दोनों काल कहा। तो संधि काल एवं चारण काल, क्योंकि चारण काल पहले से किसने कहा था, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा से पहले ही कह चुके थे, और इसीलिए इन्होंने संधि काल एक नाम और बढ़ाया, संधि काल एवं चारण काल, दोनों काल कहा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को। संधि काल कैसा काल, इसका मतलब कि अपभ्रंश साहित्य और हिंदी साहित्य का एक प्रकार से संधि काल, संधि माने जोड़, ठीक है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसीलिए इसको संधि काल कहा, क्योंकि इन्होंने देखा कि अपभ्रंश का लोपन हो रहा है, अपभ्रंश खत्म हो रही है और हिंदी का उदय हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो काल हो रहा था, यानी कुछ इसमें आप देखिएगा रचनाओं में तो अपभ्रंश के बीच छींटे दिखाई पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के संधि काल और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। इसके बाद में नाम आता है जो है राहुल शंकरत्यान जी का। पंडित राहुल शंकरत्यान जी की अगर मैं बात करूं तो पंडित राहुल शंकरत्यान जी ने क्या कहा भाई, सिद्ध सामंत काल कहा। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा भाई, आदिकाल को किसने कहा, पंडित राहुल शंकरत्यान जी ने कहा। इसके अलावा आचार्य विश्वनाथ मिश्रा जी ने इसको वीर काल कहा। तो इतने ज्यादा लोगों ने एक प्रकार से क्या कहा, क्योंकि वीरता पर रचनाएं देखी और चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ला वीर गाथा काल ऑलरेडी कर चुके थे, तो वीर काल आप देखिएगा वहीं से, ठीक। और इसके अलावा आप देखिएगा सिद्ध सामंत काल, ये नया नाम समीचीन होता है राहुल शंकरत्यान का, ठीक। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के आप देखिएगा पंडित राहुल शंकरत्यान ने खास करके अपभ्रंश साहित्य और आदिकाल पर बहुत काम किया। उन्होंने लगभग बहुत शोध भी किया आदिकाल पर, और आप देखिएगा और उसका नतीजा आप लोग पढ़ते होंगे, राहुल शंकरत्यान ने बहुत सारे शोध किए हैं आदिकाल पर खास करके। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, समय सीमा देख लिया, उसके बाद नामकरण पर भी हमने चर्चा कर ली। अब चूंकि आदिकाल को जब इतना नामकरण लोगों ने दिया, अलग अलग नामों से पुकारा, तो जाहिर सी बात है आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार विद्वानों में इतना मतभेद क्यों है। मतभेद इसीलिए है क्योंकि तमाम प्रकार की रचनाएं लिखी गई हैं और कुछ लोग उन रचनाओं को हिंदी की शुरुआती रचना मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला नहीं मानते, इसीलिए वो वीरगाथा काल कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, इसीलिए इसको आदिकाल कहते हैं। इसी प्रकार से संधि काल और चारण काल कहते हैं जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो कुल मिलाकर के आपको ये ब्यौरा समझना पड़ेगा, क्योंकि आदिकाल की जो परिस्थितियां थी, जो वो चीजें थी, उस समय क्या हो रहा था, अपने अपने राज्य जो था छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। भारत जैसा कोई बड़ा देश नहीं था, अलग अलग राज्य बटे हुए थे, अलग अलग राजा हुआ करते थे, राष्ट्रवाद जैसी कोई भावना नहीं थी। अपने आप में जो राजा महाराजा के यहाँ जो कवि हुआ करते थे, अपने राज्य को ही एक प्रकार से पूरा देश समझते थे। तो उस प्रकार की अपने राज्य भक्ति की भावना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आश्रयदाताओं की प्रशंसा लोग करेंगे, अतिशयोक्तिपूर्ण युद्धों का वर्णन करेंगे, युद्धों का सजीव चित्रण प्रस्तुत करेंगे। आगे अभी हम प्रवृत्तियों के ऊपर जब चर्चा करेंगे तो विस्तार से हम एक प्रवृत्ति कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमको ये जान लेना परम आवश्यक है कि आखिरकार जब आदिकाल चल रहा था तो आदिकालीन साहित्य में बहुत सारी रचनाएं हो रही थी और उन रचनाओं की धाराएं बहुत सारी हैं। जैसे कि 3 धाराएं हमारे समक्ष आती। पहली धारा, एक तो ऐसे ग्रंथ लिखे गए आदिकाल में, यानी कि संवत 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी के आसपास आप देखिएगा, इस समय धार्मिक साहित्य की रचना जो हुई उसको हम अलग चर्चा कर लेंगे। जो लौकिक साहित्य लिखे गए उस पर चर्चा करेंगे, और कुछ प्रशस्ति मूलक यानी कि चरित्र काव्य लिखे गए उन पर हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के 3 तरीके की रचनाएं हमको आदिकाल जब हम टटोलते हैं तो हमको मिलती है, और तीनों काल की रचनाओं को मैंने बोर्ड पर यहाँ पर लिख दिया है। अब एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं भाई धार्मिक साहित्य पर। धार्मिक साहित्य में 3 साहित्य थे उस समय। धर्म की बात की जाए तो उस समय 3 धर्म बहुत अपने चरम पर आप देखिएगा, मतलब कि उस समय बौद्ध धर्म का उत्कर्ष हुआ, चाहे जैन धर्म का उत्कर्ष हुआ, ये सब धर्मों का उत्कर्ष हो रहा था कहीं न कहीं पे। और आप देखिएगा अलग अलग विद्वान आ रहे थे उस समय, नाथ संप्रदाय भी चल रहा था। यानी 3 चीजें, एक तो जैन साहित्य लिखे जा रहे थे, जैन मुनि लिख रहे थे जैन साहित्य। सिद्ध साहित्य की बात की तो सिद्ध लोग यानी कि इसमें बौद्ध धर्म के लोग लिख रहे थे।
नाथ साहित्य में नवनाथ फेमस हैं, जैसे गोरखनाथ उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग अपना एक प्रकार से गुरु भगवान शंकर को मानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीजें लिखी जा रही थी। तो बात की जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य में आप देखिएगा कि 3 तरीके की चीजें लिखी जा रही थी। एक तो कथा प्रबंधात्मक काव्य लिखे जा रहे थे, एक उपदेशात्मक काव्य दिए जा रहे थे, और एक रहस्यवादी काव्य की रचना हो रही थी। अर्थात 3 तरीके के काव्य हमको मिलते हैं। उनमें नाम आता, देखिए सबसे महत्वपूर्ण रचना है जैन साहित्य की स्वयंभू। ये स्वयंभू एक कवि है किसके, जैन साहित्य के, और स्वयंभू खास करके अपभ्रंश के कवि माने जा सकते हैं। अपभ्रंश में इन्होंने पहुंचलू रचना जो पढ़ेंगे तो अपभ्रंश भाषा में ही लिखा है, लेकिन शुरुआती हिंदी के कुछ छींटे आपको इसमें दिखाई पड़ेंगे। तो पहुंचलू एक रचना है। चलियू माने होता है चरित्र, ठीक है, चरित्र। पवन माने क्या होता है, जो है चलियू माने होता है चरित्र, ओके। पुष्पदंत का एक रचना है महापुराण। तो इस प्रकार से इन लोगों ने पुष्पदंत, स्वयंभू, ठीक है, इसके अलावा और भी रचनाकार है जैसे कि जो है कनकावर मुनि, ठीक है, उनकी रचना है करकंड चर्यू, ठीक है, महीभद्र सूर्यकृत एक रचना है सनत कुमार चर्यू। तो इस प्रकार से इसमें लास्ट में जितने रचनाओं में आपको चर्यू मिलेगा वो सब रचना जैन साहित्य की आपको प्रतीत होगी, ओके। तो इस प्रकार से जैन साहित्य में आप देखिएगा जैन आचार्य एक तो संपूर्ण ग्रंथ के रूप में लिखते थे, छुटपुट रचनाएं लिखा करते थे। तो कुल मिलाकर के इसको विस्तार से हमको पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, बस इतना जान लेना है कि हाँ धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जैन साहित्य था, पुष्पदंत हो गए, स्वयंभू हो गए, ठीक है, ये सब ऐसे रचनाकार हैं जो कि फेमस हैं। इनके बारे में जानना है कि हाँ ये था, आदिकाल में रचनाएं हो रही थी। आगे चल करके जब प्रवृत्तियां पूछेगा आगे चल करके, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक ब्यौरा समझने के लिए आपको यहाँ पर रखा है, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। और खास करके आप देखिएगा लोक भाषा में चीजें लिखी जा रही थी, और जो बोलचाल की भाषा थी उसी को साहित्यिक स्वरूप प्रदान किया गया। जो लौकिक भाषा थी उसी में रचनाएं लिखी जा रही थी, लेकिन कुछ व्याकरणिक नियमों को ध्यान में रख करके रचनाएं लिखी जा रही थी। सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक तमाम प्रकार की जो समस्याएं थी उनको उबारने के लिए रचनाएं लिखी जा रही थी। इस प्रकार से जैन साहित्य ये था। इसके अलावा बात की जाए, ओके, जैन साहित्य खास करके उसमें जो है भारतेश्वर बाहुबली रास जो है रचना बड़ी फेमस है, जैन कवियों की रचना है। इसके अलावा अगला जो नाम आता है, अगला नाम देखिएगा सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में जो रचनाएं लिखी जा रही थी उनमें आप देखिएगा सिद्ध साहित्य खास करके जो बौद्ध धर्म आया है, बौद्ध धर्म के जितने भी आपके जैसे कि लुइपा हो गए, कन्हपा हो गए, सरहपा हो गए, ठीक है, तो ये सब रचनाकार जिनमें लास्ट में पा लगता है, पा माने होता है थोड़ा सा सम्मान सूचक शब्द है, तो जिसके लास्ट में पा लगे आप सोचिएगा वो कवि कहाँ का है, वो जो है आपके सिद्ध साहित्य का कवि है, यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड वो रचनाकार है, ठीक। तो ये क्योंकि धार्मिक साहित्य में सिद्ध साहित्य परंपरा में आप देखिएगा कई सारी रचनाएं आपको मिलती है, ठीक है। इसमें जैसे कि आप देखेंगे ऐसे लोगों पर, जैसे कि आप देखिएगा 84 सिद्धों के बारे में इसमें बताया गया है, देखेंगे इसमें जो है गोरछपा, बीरूपा, सरहपा, लुइपा, ये सारे लोग आते हैं और इन लोगों ने अपनी अपनी रचनाएं लिखी है। और सभी का लुइपा, सरहपा, इनका गोरछपा, बीरूपा का इन सभी का दोहा कोश होता था। तो अपने अपने दोहों को, जैसे कि जितने दोहे लिखे उनका एक कोश बना दिया गया, दोहा कोश, सरहपा, और ये सब खास करके अपभ्रंश भाषा उस समय चल रही थी, तो उस समय अपभ्रंश में लिख रहे थे। भाषा आप देखिएगा अपभ्रंश ही मिलेगी इन लोगों की, ठीक है। और सिद्धों की रचनाओं का सर्वप्रथम संग्रह किया था हरिप्रसाद शास्त्री जी ने बौद्ध गान और दोहा के नाम से, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा सिद्ध साहित्य भी क्या है, हिंदी की रचना, इसमें उतना था हिंदी भाषा जो है हिंदी भाषा की रचना उतना जटिल तरीके से मतलब कि नहीं हो रही थी उतनी सही तरीके से, इसमें जटिलता पाई जा रही थी, यानी कि आप देखिएगा हिंदी एकदम से कठिन थी, यानी कि हिंदी का विकास ही नहीं हुआ था, उस समय रचनाएं लिखी जा रही थी। और इसके बाद में नाथ साहित्य, नाथ साहित्य में नवनाथ आपको फेमस, आपको पता होगा, उनमें से गोरखनाथ सबसे महत्वपूर्ण है। गोरखनाथ आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। गोरखनाथ के कुछ दोहे हैं, हम चर्चा उसकी व्याख्या मैंने कर दी है ऑलरेडी, तो आप देख लीजिएगा। तो गोरखनाथ जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत, उसमें नाथ साहित्य में आते हैं, ठीक। नाथ साहित्य में आपको पता ही होगा नवनाथों के बारे में बताया जाता है। और इन नवनाथों ने क्या किया था भाई, इन लोगों ने ब्रह्म दर्शन की साधना का प्रचार प्रसार किया था और तमाम प्रकार की नाड़ियों के बारे में बताया था। जैसे कौन कौन सी नाड़ियां हो गई आपकी, नाड़ियों में जैसे ईड़ा नाड़ी हो गई, इंगला हो गई, पिंगला हो गई, सुरति, निरति,
नाद, बिंदु, शून्य, पवन, निरंजन, सूर्य, चंद्र, ये सब नाड़ियों के बारे में बताया था। और जप, तप, वेद, तीर्थाटन, आत्मनिग्रह, इन सभी पर बल दिया इन लोगों ने। और कुल मिलाकर के आप देखिएगा तमाम प्रकार की गोरखनाथ, खास करके आप देखिएगा नवनाथों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति गोरखनाथ ही हैं। तो कुल मिलाकर के ये भी आप देखिएगा नाथ साहित्य भी इसी प्रकार से एक धार्मिक साहित्य ही बन करके रह गया। इसके बाद में हम बात करेंगे लौकिक साहित्य की। और ये सब रचनाएं अभी तक किसमें हो रही थी भाई? ये अपभ्रंश भाषा में ही रचनाएं हो रही थी। कुछ छिटपुट आपके अवहट के पद और कुछ कुछ हिंदी के जो है वैसे उस समय हिंदी का विकास था नहीं, तो इस समय अवहट और अपभ्रंश, इसके अलावा संस्कृत के कुछ चीजें और आप देखिएगा पाली और प्रकृत की चीजें यहाँ पर आपको मिल रही थी। ठीक, इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो दोहा लिखा है, दोहा यहाँ का हिंदी में आकर के दोहा बन जाएगा वही। ठीक, तो दोहा। अब चूंकि हम लौकिक साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं, लौकिक साहित्य में अगर मैं बताऊं आपको, लौकिक साहित्य में खास करके देखिएगा यहाँ पर लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य मतलब क्या होता है कि लोक भाषा में जो लिखे गए साहित्य हैं। लौकिक साहित्य में आप देखिएगा जैसे कि ढोला, मारूरु, दोहा। ढोला, मारूरु, दोहा की अगर मैं बात करूं तो ढोला, मारूरु, दोहा जो है ये लोक भाषा में लिखा गया एक काव्य है। इसकी रचना लगभग 11वीं शताब्दी में आपकी होती है और राजस्थान की ये रचना है, बड़ा प्रसिद्धि मिली इसको। और इसमें खास करके एक नाम ढोला नामक एक राजकुमार है, उस राजकुमार के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है जो है, और एक जो है माखड़ी नामक राजकुमारी है। ढोला और माखड़ी, इन दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, प्रेम कथा का निरूपण किया गया है और लोक प्रसिद्धि इस प्रेम गाथा को मिली है। आप राजस्थान में ढोला, मारूरु, दोहा की जो लोक कथाएं हैं इनको आप देखिएगा, जाकर के पूछिएगा तो आपको बताएंगे लोक भाषा में रचित है। इसके बाद में आपका है जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। अज्ञात नाम है, मतलब इनका अज्ञात कवि है जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। ये लौकिक साहित्य है, केदार भट्ट की रचना है जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका कवि मधुकर की रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने बताया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका ये शुक्ला जी की बताई हुई रचना है। इसमें सारी चीजों के बारे में आपको बताया गया है, लोक भाषा में लिखी गई रचना है। और आप देखेंगे खास करके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन रचनाओं को केवल नोटिस मात्र ही कहा है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये दो रचनाएं हो गई। इसके अलावा लौकिक साहित्य में और रचनाएं जैसे कि बसंत विलास। बसंत विलास रचना की अगर बात की जाए तो बसंत विलास जो है ये खास करके डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे एक अति सरस साहित्यिक रचना बताया है और इसके रचयिता का नाम पता नहीं, अज्ञात रचयिता है इसके। ठीक है, इस प्रकार किया किसने? तो माता प्रसाद गुप्ता जी ने। उन्होंने कहा कि इसमें 84 दोहों में बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण रूप का मनोहारी चित्रण किया गया है। अर्थात बसंत आता है तो उस समय स्त्रियों की क्या दशाएं होती हैं उसके बारे में इस रचना में आप देखिएगा मिलेगा। ठीक, बसंत विलास। इसके अलावा अगली रचना है आपकी खुसरो की पहेलियां। खुसरो की पहेलियां यानी अमीर खुसरो आपके पाठ्यक्रम में देखिए एक अब देखेंगे यहाँ पर हमने इसलिए आदिकाल से 3 कवियों को उठाया, क्योंकि 3 कवि आप देखिए कहाँ से हैं। जैसे पहले कवि आपके गोरखनाथ आपके पाठ्यक्रम में है। ठीक है, गोरखनाथ जो है ये धार्मिक साहित्य से है तो इनको रखा गया आपके पाठ्यक्रम में। लौकिक साहित्य से है कौन? आपके अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को आपके पाठ्यक्रम में रखा, किसको रखा गया? अमीर खुसरो को रखा गया। खुसरो की पहेलियां हैं, आप देखिएगा कि मुंह से नैना मिलाई के जो है आपने पढ़ा होगा खास करके, तो मैंने आपको बताया लेडी खुसरो की पहेलियों की व्याख्या कर दी, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा एक नार ने अचरज किया। ठीक, ये आपने पहेलियां सुना, कई सारी पहेलियां खुसरो की मिलती है कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया। इसी प्रकार से नाना प्रकार की चीजें आपको पता ही होगी। अगर आप देखेंगे अमीर खुसरो की पहेलियां तो गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल घर खुसरो आपने, रैन भई चौदेश। इस प्रकार से अपने गुरु के संबंध में दोहा इन्होंने कहा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अमीर खुसरो ने बहुत सारी मुकरियां, बहुत सारी पहेलियां लिखी जो कि समाज का मार्गदर्शक रही। ठीक, तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर इन सभी चीजों को समझना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने और भी तमाम से पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों उड़ा, गधा क्यों उदासा, ये सारे देखिए हमारे हाथ में जो है ये है। इसमें इन्होंने और भी लिखा जैसे कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। इस प्रकार से इन्होंने मतलब कि वो लिखा तमाम प्रकार की, जैसे कि कुछ पूछा कि लाज शर्म सब छीनी रे तो से नैना मिलाई के,
ये अपने गुरु के संदर्भ में मतलब इस प्रकार से चीजें बताई इन्होंने। इसके अलावा कि नित मोरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है, फंसत अमावस गोरी की फंदा, ए सखी साजन ना सखी चंदा। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। तो ये सब अमीर खुसरो की पहेलियां लिखी गई। आपके पाठ्यक्रम में इनके जो है कव्वाली है कि छापा तिलक तजदीनी रे तो से नैना मिलई के, मतवारी कर दीनी रे मुँह से नैना मिलई के, ठीक है, खुसरो निजाम पे बलि बलि जाइए, मोहे सुहागन कीन्ही रे मुँह से नैना मिलई के। ये पद्य व्याख्या में चर्चा कर व्याख्या ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके अलावा गीत इनका एक आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसके अलावा गीत में और इसके अलावा 2 गीत आपको विशेष करके पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। और कुछ दोहे आपकी जैसे कि जो है तमाम लगभग 5 दोहे आपको पढ़ना है, ठीक। तो चर्चा कर लेंगे हम, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर चीजें समझ में आई होंगी। तो खुसरो की पहलुओं के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। इसके अलावा बात की जाए खुसरो के पहलुओं के अलावा आपको यहाँ पर और भी चीजों को ध्यान देना होगा। चूंकि आप जब आदिकाल पढ़ रहे हैं तो आदिकाल में खास करके लौकिक साहित्य पर आपको ध्यान थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ता है। और इसके अलावा चंदायन रचना है, चंदायन भी बड़ी फेमस रचना आपकी है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना, किसकी रचना? चंदायन मुल्ला दाऊद की है। अमीर खुसरो की पहले तो खुसरो अमीर खुसरो की रचना है। तो इस प्रकार से लौकिक साहित्य से एक कवि को आपको खुसरो को उठा लिया, 2 कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं। और एक मैथिली भाषा के कवि हैं, खास करके आदि कवि कहे जाते हैं, आपको पता होगा विद्यापति। विद्यापति मैथिली भाषा के मैथिल कोकिल कहे जाते हैं, तो उनको रखा गया। तो 3 कवि आपके आदिकाल से रखे गए हैं और 4 तो महाउन्नायक आपके भक्ति काल के हैं। तो अगला वीडियो आपका भक्ति काल पर ही होगा। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा अब और समझ लेते हैं। प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्य भी लिखे गए कुछ। प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्यों की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप देखिएगा यहाँ पर बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा होगा आप सभी को। देखिए, प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्य का मतलब होता है एक प्रकार से ऐसे काव्य लिखे गए, और खास करके इन्हीं काव्यों को आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने आदिकाल की रचनाएं बताया, और इसी आधार पर उन्होंने इसको वीर गाथात्मक रचनाएं कहा। क्योंकि ये सब ऐसी रचनाएं हैं जो कि वीर गाथा में लिखी गई हैं, वीरता पूर्वक रचनाएं हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ऐसी रचना है, चंद्रबरदाई ने लिखा है इस रचना को। चंद्रबरदाई किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है। और हिंदी का प्रथम विकसनशील जातीय चेतना का महाकाव्य इसको कहा जाता है। इसमें लगभग और लगभग आप देखिएगा पृथ्वीराज रासो में कितने, लगभग 69, ठीक है, कितने सर्ग है भाई? 69 सर्ग आपको मिलेंगे। कितने सर्ग है? 69 सर्ग आपको दिखने को मिलेंगे। और ये कवित, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या, पदारी, ये सब छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है। किसको लिखने में? पृथ्वीराज रासो लिखने में। और खास करके पृथ्वीराज रासो में क्षत्रियों की उत्पत्ति, दिल्ली नरेश अनंगपाल की पुत्री कमला का, अजमेर के सोमेश्वर की पुत्री सुंदरी का, कन्नौज के राठौर विजयपाल के साथ विवाह का वर्णन इसमें आपको मिलेगा। इसके अलावा खुमान रासो दलपत विजय की रचना है, आपको पता होगा। दलपत विजय की बात किया है तो दलपत विजय इसके रचनाकार है खुमान रासो के, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसकी हस्तलिखित जो प्रति है, पूना में एक संग्रहालय है पुणे में, उस पुणे संग्रहालय में इसके हाथों से लिखी जो प्रति है दलपत विजय के, वो खुमान रासो रचना मौजूद है। और लगभग आप देखिएगा जो है इसमें कई सारे राजाओं के युद्धों के बारे में, विवाहों के बारे में, उनके विलास के बारे में चित्रण आपको दिखाई पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा नायिका भेद का भी और राजा का प्रशंसा, 60 ऋतु वर्णन भी आपको देखिएगा खुमान रासो में मिलता सबसे पहले, ठीक। अगला प्रश्न मतलब कि अगला जो रचना है प्रशस्ति मूलक काव्यों में, बीसल देव रासो। बीसल देव रासो जो है नरपति नालय की रचना है। नरपति नालय की बात की जाए तो खास करके इनके समकालीन एक राजा थे विग्रहराज चतुर्थ, उन्हीं के बारे में बीसल देव ने जो है लिखा है। और बीसल देव का राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से विवाह के बारे में, कला के बारे में, वियोग के बारे में और मिलन का जो रसात्मक चित्रण है उसका वर्णन आप देखिएगा नरपति नालय ने बीसल देव रासो में किया। इसके अलावा आप देखिएगा हमीर रासो। हमीर रासो की अगर बात की जाए, ये सारंगधर की रचना है हमीर रासो। और एक नोटिस मात्र है प्राकृत पैंगलम, आप जो रचना है प्राकृत पैंगलम जो है, ये जो है प्राकृत भाषा की लगभग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने इसको एक नोटिस मात्र कहा, ठीक। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विजयपाल रासो रचना है नरपति नाल भाट की है, तो नाल सिंह भाट की है ये। नाल सिंह भाट ने विजय कौन सी रचना है भाई? विजयपाल रासो, ओके। तो विजयपाल रासो की बात किया है तो ये भी एक प्रकार से, इसमें भी एक पंग राजा का जो युद्ध है उसका वर्णन मिलता है। विजयपाल सिंह और पंग दोनों के बीच में युद्ध होता है, उसी के बारे में बताया गया है। अभ्रंश शैली में लिखा गया एक प्रकार से ग्रंथ है। इसके अलावा परमार रासो की बात की जाए, परमार रासो को ही आलखंड के नाम से जाना जाता है, जगनिक ने लिखा है।
और ये लोक साहित्य में आप देखिएगा इधर उधर जो आल्हा होते नहीं है, वो सब आल्हा वगैरह जो होते हैं ये जगनी की रचना जो है परमार लासो इसी के आधार पर ही होते हैं। तो यहाँ पर परमार लासो जो रचना है इसको आलखंड कहा जाता है और जगनी की रचना है और लोक भाषा में काफी प्रचलित है। जो मैंने शुरुआत में पंक्तियां आपसे बताई थी कि अक्का मारे दुई गिर जावे तीसरा खूब खाए मर जाए, ये सब ऐसे जो पद्य हैं आपको इसी में देखने को मिलेंगे कि जाकर बिटिया सुंदर देखे जबरन ब्याह ले करवाए धय देव डोला समर खेत मा जे जीते ते ले उठाए, ये सब रचनाएं जो हैं ये खास करके परमार लासो में लिखी जा रही थी। मतलब परमार लासो एक प्रकार से आल्हा शैली में लिखा गया है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको एक अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपने चीजों को समझा। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने इन चीजों पर ज्यादा काम किया था इन रचनाओं पर, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने जयचंद्र प्रकाश और जय मेघ चंद्रिका इन रचनाओं को जो है किसमें रखा भाई, इन्होंने प्रशस्ति मतलब में नहीं रखा है, लेकिन इन्होंने 12 रचनाओं को बताया, उसमें ये भी शामिल है। तो कुल मिलाकर के ये 3 तरीके के साहित्य उस समय हमको मिल रहे हैं, एक तो धार्मिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य और एक प्रशस्ति मूलक साहित्य। ओके, क्लियर हो गई बातें। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इसके बाद में फिर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ओके, तो ये समझ में आ गई इतनी सारी बातें, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग फटाफट से। चलिए, तो अब हम समझेंगे कि आखिरकार इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां यानी आदिकाल यानी वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियां और प्रमुख विशेषताएं। आपको मैं बता दूं कि जब भी हम किसी काव्य की विशेषता पर चर्चा करते हैं तो आपको बता दूं काव्य के 2 पक्ष होते हैं, एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। तो यानी हम भावगत विशेषताओं को भी समझेंगे और कलागत विशेषताओं को भी समझेंगे। तो पहले हम किसके बारे में जानेंगे, भावगत विशेषताओं को, यानी कि भाव पक्षीय यानी भाव पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, क्योंकि किसी भी काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष का मतलब समझ रहे हैं। भाव माने कि किस प्रकार से नारी के प्रति क्या भावना रही, प्रकृति के प्रति क्या भावना रही है उन कवियों की, या फिर एक प्रकार से समाज के प्रति किस प्रकार का रुझान, उनके मंतव्य क्या रहे हैं, उनके मनोभाव क्या रहे हैं। तो भाव पक्ष का मतलब ये होता है कि किसके प्रति सहानुभूति है, किसके प्रति सहानुभूति नहीं है, किसके प्रति आक्रोश है, किसके प्रति एक प्रकार से समन्वयवादी विचारधारा है और किसके प्रति कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा झुकाव है। तो इसका मतलब ये है कि भाव पक्ष का मतलब क्या है, जो अंतरात्मा की फीलिंग्स होती हैं वो। अब उसी फीलिंग को आप बयां कैसे कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपके अंदर प्रकृति के बारे में आपको बहुत पता है, तो आप प्रकृति के बारे में जान रहे हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, यानी किस छंद में लिखेंगे, किस जो है अलंकार का प्रयोग करेंगे, वहां पर किस प्रकार के रसों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इन सब भाषा कैसी रखेंगे, शैली कौन सी रहेगी। तो ये सब होते हैं कलागत विशेषता के अंतर्गत, यानी कि भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, ठीक है, काव्यगत सौंदर्य, तो इन सभी चीजों पर। तो ये काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये आपके अंतर्गत हम समझेंगे भावगत प्रवृत्तियां या विशेषताएं, यानी कि जिसका आदिकाल का भाव पक्ष समझेंगे। ठीक, चूंकि सबसे पहली विशेषता भाव पक्ष के अंतर्गत अगर मैं बताऊं तो क्या रही है, विविधतापूर्ण साहित्य रहा है। विविधतापूर्ण साहित्य का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के साहित्य जो थे इसमें लिखे जा रहे थे। कोई व्यक्ति था, मतलब जैसे कि जो सिद्ध व्यक्ति थे, सिद्ध जो थे वो लोग सिद्ध रचनाएं लिख रहे थे, कि सिद्ध में जो मतलब कि से बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड जो लोग थे वो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत रचनाएं कर रहे थे। अभी मैंने बताया नहीं, जैन साहित्य वाले अलग रचनाएं यानी कि जैन ग्रंथ लिख रहे थे। नाथ साहित्य एक प्रकार से नवनाथों के बारे में, ठीक इस प्रकार से। रासो साहित्य में आप देखिए प्रशस्ति मूलक काव्य लिखे गए रासो साहित्य में आते हैं। लौकिक साहित्य में ढोला मारो दूहा, इसके अलावा आपने खुसरो की पहेलियां देखी होगी, आपने एक प्रकार से बसंत विलास रचना के बारे में मैंने बताया था। तो ये सब रचनाएं आपकी लौकिक साहित्य हो गई। और कुछ छिटपुट गद्य रचनाएं भी उस समय आपके समक्ष आ रही थी, तो वो भी चूंकि आप देखें राजस्थान में कुछ मात्रा में गद्य रचनाएं आपको उस समय मिल रही थी, तो कुल मिलाकर के कुछ गद्य रचनाएं। तो ये सब क्या था, यानी साहित्य में विविधता थी, अलग अलग जो है प्रवृत्ति के मतलब को लेकर के साहित्य की का सृजन हो रहा था, साहित्य की रचनाएं हो रही थी। और कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कुछ मात्रा में साहित्य भी कहना उतना ज्यादा उचित प्रतीत नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में साहित्य की तमाम सारे गुण विद्यमान है। तो हिंदी के साहित्य के बारे में खास करके आप देखिएगा तो विविधतापूर्ण साहित्य वहां पर विद्यमान था। कुछ मतलब भाषा तो अब ब्रज से मिली जुली थी, हिंदी की शुरुआती भाषा का प्रयोग यहाँ पर कुछ ग्रंथों में मिलेगा। ठीक,
तो यानी कुल मिलाकर के विविधतापूर्ण साहित्य का सृजन हो रहा था, अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति को, मानसिकता को अपना करके रचनाएं लिखी जा रही थी। ठीक, कोई एक जो है एकता पूर्ण रचनाएं नहीं हो रही थी। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि बाह्य आचार्यों का खंडन किया जाता। बाह्य आचार्य का मतलब क्या होता है? बाह्य आचार्य का खंडन और अंतः साधना पर बल दिया गया। बाह्याचार का खंडन का मतलब होता है कि जैसे कि गंगा नहाने से क्या कुतिया पवित्र हो जाएगी, इस प्रकार की चीजों को, यानी गंगा नहाने पर और जो बाह्य आडंबर है एक प्रकार से तीर्थाटन जाने पर या अलग अलग स्थानों पर कुछ मात्रा में ऐसे कुछ कवि, जैसे कि जो जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य के लोग रहे हैं, इन लोगों ने खास करके क्या किया है, जो बौद्ध और जैन ग्रंथ वाले रहे हैं, इन लोगों ने जो रचनाएं लिखी हैं, इन लोगों ने जो सनातन धर्म में जो आडंबर कुछ थे, कुछ मात्रा में आप देखते हैं, जैसे कि गंगा स्नान हो गया, या फिर एक प्रकार से इन लोगों ने इतना तक व्यंग किया है कि जो है पंडित वगैरह जो स्नान करते हैं, मतलब सुबह सुबह जो पंडा लोग, बाबा लोग जो मतलब कि सरयू नदी हो या फिर गंगा नदी हो, किसी नदी में स्नान करते सुबह सुबह, पूजा पाठ करते हैं, हवन एक करते हैं, उसका कोई उतना आधा फल नहीं, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, बस आत्मा परमात्मा को जोड़ लो, बस यही इन लोगों ने इसी पर जोड़ दिया। तो भाई आत्मा परमात्मा को जोड़ने के लिए इन लोगों ने बस केवल वही चीज, उसी पर ज्यादा फोकस किया, नाड़ी वगैरह के बारे में बता दिया, नाथ साहित्य एक प्रकार से। तो कुल मिलाकर के इन लोगों का संकीर्ण रहा है भगवान को प्राप्त करने का एक प्रकार से दायरा, एक ही पंथ को मानते, मतलब एक ही उस पर चलते हैं। अच्छा, सनातन धर्म में क्या था कि कुल मिलाकर के पहले से हर एक चीज के बारे में विधिवत तरीके से, हम चूंकि प्रकृति पूजा, सनातन क्या है, एक सभ्यता है, एक संस्कृति है। सनातन एक प्रकार से धर्म बाद में है, सबसे पहले संस्कृति है। हर एक धर्म में खास करके जो सनातन की प्रवृत्ति, सनातन की संस्कृति में विद्यमान है। आज आप देख सकते हैं हर एक धर्म में विद्यमान है और कोई भी धर्म इससे अछूता बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सभी एक्सेप्ट भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, अब इसमें क्या है कि जो सनातन धर्म में थे उसमें कई सारी बुराइयां उस समय खास करके आ रही थी। जैसे कि क्या होता था कि जो उच्च जाति और निम्न जाति के बीच में कुछ मतभेद ज्यादा हो नहीं रहे थे उस समय, जितना आजकल चल रहे हैं। उस समय उतना जातिवाद नहीं था, सभी लोग सुखी थे, वर्णाश्रम के हिसाब से सारी चीजें चल रही थी। ब्राह्मणोऽसि मुखामासीदा बाहुराज्यान्यः कृता उरुतदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजातः। इस प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था थी उसके हिसाब से सभी लोग बटे हुए थे, अपने अपने हिसाब से लोग कार्य किया करते थे और जो कार्य अच्छा करते थे फिर वो प्रमोट होकर के दूसरे एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था में चले जाते थे। यानी वर्ण व्यवस्था पहले तो कर्म पर आधारित हुई, उसके बाद फिर क्या हुई, धीरे धीरे जन्म पर आधारित होना प्रारंभ हो गई है। ठीक, यानी कि आप देखिएगा कि ये भी खास करके इसमें भी बताया गया है कि अलग अलग तरीके से चीजें कही गई है कि अगर आप ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हो और आपके कर्म ब्राह्मणों जैसे नहीं है तो आप फिर एक प्रकार से ब्राह्मण नहीं हो। यानी कर्म के हिसाब से जो व्यक्ति जो है खेती करता था तो उसको शूद्र बोल दिया गया, जो व्यक्ति खास करके आप देखिएगा जो है पेट पालने के लिए चीजें करता था उसको वैश्य बोल दिया गया, जो रक्षा करता था उसको क्षत्रिय, और जो दिमाग यानी ज्ञान देता था, अध्ययन अध्यापन का कार्य करता था ब्राह्मण था, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, तमाम प्रकार के ज्ञान यानी इस सब चीजों को किया जा रहा था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से चूंकि भुजाएं जो हमारे हाथ हैं ये क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। मासा तोरे गोड़े में काटे तो गोड़े से भगाए पेबो ना भगाए पेबो कब्बो, का करबो तुरंत हाथ पड़ाक से मारो। हमारे पिताजी कहा करते थे कि जो बेटा ये ज्ञानेंद्रियां होती हैं रात में भी काम करती हैं, जैसे कि रात में आप सो रहे हैं, मच्छर काट रहा है, लेकिन फिर भी आपका दिमाग जो है वो चल रहा होता है और तुरंत क्या करेगा, दिमाग तुरंत बताएगा हाथ को, ज्ञानेंद्रिय को, इसको कि भाई मच्छर आ गया है, शिकार आ गया है, तुरंत जो है वहां पर हाथ चला जाता है और ये देखिए यहाँ पर मच्छर काटा। तो इतना कनेक्शन एक प्रकार से वो चीजें, तो मेरे हिसाब से मैं क्या बता रहा था कि ये जो चीजें हैं साहित्य की, उसमें बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे जो है धर्म बीच बीच में आते रहे। इसके कारण से क्या होता है कि सनातन धर्म में जो कुछ बुराइयां थी उन्हीं बुराइयों को पकड़ करके इन लोगों ने रचनाएं लिखी और तंज कसा किस पर, ब्राह्मणों पर तंज कसा, जो लोग गंगा स्नान करते हैं उन पर तंज कसा, उन लोगों पर जो कि पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं उन पर विधिवत तरीके से। सिद्ध साहित्य आप देखेंगे सरहपा कड़हपा ये लोग ब्राह्मण ही थे, लेकिन इतनी बुराई करी है इन लोगों ने, खास करके आप देखिएगा पंडित राहुल शंकराचार्य ने कहा कि ब्राह्मण थे। अब सरापाद, ठीक है, सरा माने एक प्रकार से तीर होता है, तीर बनाने वाली कन्या से विवाह किया था, उसके बाद सरापा कहा गया।
तो ये सब चीजें हैं। अपभ्रंश साहित्य जब आप पढ़ते हैं तो उसमें खूब बुराई है ब्राह्मणों की, खूब बुराई सनातन धर्म की, उसमें खूब अच्छे तरीके से बुराई बताई गई है। केवल बुराइयों को उठाया गया और उन्हीं बुराइयों पर चर्चा की गई। अच्छाइयां जो थी उसको जो है अलग रख दी गई। चूंकि आप देखिएगा, वेद उठा करके देख लीजिए, शास्त्र पढ़िए, बाद के ग्रंथों को आप छोड़ दीजिए, बाद में तो ग्रंथ जो बने हैं उनमें संशोधन भी हो सकता है, किसी ने कर दिया हो। तो कुल मिलाकर के ये देखिए कि जो वेद वगैरह है, जो धार्मिक ग्रंथ है, उसमें आप देखेंगे इस प्रकार से व्यवस्था का संचालन किया जा रहा था कि बहुत अच्छे तरीके से होता। तो कहीं ना कहीं पे इसमें तमाम प्रकार के इन लोगों ने क्या किया, बुराइयों को उठाया, थोड़ा थोड़ा उसी बुराइयों पर चर्चा करी, उसी बुराइयों का खंडन करने का प्रयास किया, अच्छाइयों को लोगों के सामने। अब जो अच्छाइयां बताई इन लोगों ने, खास करके मैं बता रहा हूं खुले मंच पर, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सब लोग, इन लोगों ने मिलकर के जो अच्छाइयां बताई, वो अच्छाइयां कहां की थी? वो अच्छाइयां जो पुराने सनातन ग्रंथ हैं उन्हीं से उन अच्छाइयों को ग्रहण किया गया। सबसे पहले कोई, चाहे जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य हो, कोई भी व्यक्ति रहा हो, उन लोगों ने क्या किया था? पहले वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया था। ये लोग ब्राह्मण के घर के थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? अध्ययन किया शास्त्रों का, पुराणों का। तो वो नहीं बताते हैं कि हाँ मैंने जो अच्छाइयां थी उसके हिसाब से अपने नियम बताए, अपनी रचनाएं लिखी है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? केवल बुराइयों पर किया, कि बुराइयों का पर्दाफाश किया। जो बुराइयां थी कुछ मात्रा में उस समय समाज में व्याप्त हो रही थी, उन्हीं बुराइयों का एक प्रकार से क्या किया? तोड़ किया। और साहित्य का काम भी होता है कि बुराइयों को लाना, लेकिन अच्छाइयों को दबाना और अच्छाइयों को अपने नाम कर लेना, ये भी कहीं का एक प्रकार से वो साहित्य की परंपरा नहीं होती। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा, चाहे आलोचनात्मक दृष्टि से देखें, चाहे साहित्य की एक प्रकार समन्वयात्मक दृष्टि डालें इस पर, तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं पे बुराइयों को दबाने का प्रयास, यानी जो बुराइयां थी उनको समाज के समक्ष लाने का प्रयास, यानी बाह्य आडंबर का, और जो है क्या किया गया? बाह्य आडंबर का जो है खंडन किया गया, और अंतः साधना पर बल दिया गया इसमें। ठीक है, अंतः साधना मतलब कि आत्मा को परमात्मा ने, कि इसके लिए कहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने सभी को अपने बस में कर लो, मन को कंट्रोल में कर लो। आज आप घर पे बैठ कर तपस्या करो तो क्या होगा? पूजा पाठ करने के लिए क्या होता है भाई? शांत माहौल का होना परम आवश्यक है, नहीं आपका मन भटकेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जो कि एक प्रकार से कहीं पर बैठ करके और कोई मेनका अफसर आकर के फिर दिक्कत करते। विश्वामित्र का आप देखिए, विश्वामित्र लोग जो है, जो थे मुनि थे, आपको पता होगा कितने ज्यादा कठिन तपस्वी थे, लेकिन जो है तमाम सारी अप्सराएं वगैरह आती रहती थी उनको मोहने के लिए। ठीक, तो ये चीजें होती हैं कि उसके लिए क्या होता है? आपको एक शांत माहौल में जाना पड़ता है। और ये लोग कहते हैं कि चाहे जहां पर रहो, कोई जरूरी नहीं है कि जंगल जाओ, पेड़ के नीचे बैठ कर तपस्या करो। आप घर में बैठ करके अपने मन को काबू कर लो भाई। मनम हिम चंचलम कृष्णम, मन बहुत चंचल है, और मन चंचल है तो मन टिकेगा नहीं। वो कह देने में बहुत जो है बात है, और उसको करने में, उसको फॉलो करने में अलग चीज है। तो भाई दोनों पर फोकस करना होगा। ठीक, तो ये बात किसी को एक प्रकार से कहीं कहीं पे इन लोगों ने खूब बाहर का कहा। कुतिया भी अगर मान लेते हैं हम उठा करके उसको गंगा में फेंक दे, कुतिया नहा लेती है, तो क्या वह भी पवित्र हो जाएगी? इस प्रकार से तंजकसा, जो पंडे पुजारी लंगोट बांध करके सुबह सुबह कूद जाते गंगा में, उन पर तंजकसा, मतलब बहुत सारी बुराइयां वगैरह, यानी कि बाह्य आचार जो थे उनका खंडन किया। सिंपल शब्दों में बोले, अंतर साधना पर बल दिया। आप अपभ्रंश साहित्य पढ़िएगा, उसमें साफ साफ खूब बुराई सनातन धर्म की आपको मिलेगी। चूंकि जब आप किसी की बुराई करेंगे तभी आप कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ेंगे, आपके धर्म को लोग मानेंगे। जैसे कि अगर पहले सनातन धर्मी सभी लोग थे, तो भाई बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार कब होगा? जबकि जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं या फिर जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, वो लोग खुद ही जो है हिंदू थे। महात्मा बुद्ध एक प्रकार से एक अवतार भी बताए जाते हैं खास करके। तो आप देखिएगा कि वो लोग खुद ही हिंदू थे, लेकिन अब उन लोगों के जो पथ पर चले, उन लोगों ने अगर के धीरे धीरे उसमें संशोधन किया, कहा कि नहीं महात्मा बुद्ध ने ये कहा था, ये कहा था, वो सब उन लोगों ने बनाया। महात्मा बुद्ध ने जो कहा था उसको थोड़ा सा दबा देते हैं, जो चीजें बताई थी उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें, उनको नहीं समाज के सामने लाने दे रहे हैं। कुल मिलाकर के कई सारी चीजें होती हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसके अलावा आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा होती थी, क्योंकि उस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस, टिट फॉर टैट हुआ करता था। जो राजा एक प्रकार से, मतलब कि राजा लोग क्या करते थे, अपने यहाँ पर एक कवि रखता थे, एक भाट, एक चार रखते थे। वो लोग क्या करते थे, जो भी राजा कहा, मतलब कि लड़ने गया राजा, तो राजा की प्रशंसा खूब, चाहे राजा उतना ज्यादा छलांग लगा पावे चाहे नहीं लगा पावे, लेकिन इतना ज्यादा पढ़ा चढ़ा बता दे कि वो कोई जवाब है नहीं। ठीक है, अरे यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खौ खाए, अरे कौन व्यक्ति रहा खौ खाए भाग गरा हो। ये सब सोचो। कुल मिलाकर क्या रहा कि आश्रयदाता, यानी कि उन्हीं से कुछ मिले रहा, तो मुंह चौपरी बतुआए का चाहिए कुछ ना कुछ। यानी कि जब तक आप उनकी बड़ाई नहीं करोगे तब भाई पैसा कहाँ मिलेगा, काम कैसे चलेगा।
यानी जैसे कि आज देखते हैं कवि को कभी सत्ता के पक्ष में नहीं होना चाहिए। आप देखें कुमार विश्वास जी ने जब उनको लगा कि हमारे कवित्व पर आंच आ रही है, उन्हें सत्ता को त्याग दिया। तो इस प्रकार का कवित्व होना चाहिए, निष्पक्ष भाव से। जब आप हर एक चीज का निर्णय करते हैं, अच्छाई को अलग रखते हैं, बुराई को अलग रखते हैं और उसके बाद में मध्य का रास्ता निकालते हैं, वो एक कवित्व की विचारधारा, वह एक आलोचक होता है। आलोचना का मतलब बुराई कर देना नहीं होता है। आलोचना का मतलब होता है कि अच्छाइयों को भी लाया जाए सामने और बुराइयों को भी लाया जाए, किसी में कोई कटुसी ना बरती जाए, ये बात होती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ के जो कवि हुआ करते थे वो आश्रयदाताओं की क्या करते थे, अतिशयोक्तिपूर्ण। अतिशयोक्ति एक अलंकार है हिंदी साहित्य में, अतिशयोक्तिपूर्ण यानी अतिशयोक्ति अलंकार, जिसको अंग्रेजी में हाइपरबोल अलंकार कहते हैं। तो इसमें मतलब कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके खूब बताना, ठीक है। अब ये देखिए, हाथ पटक दे, आल्हा वाला कबो सुनो तो पता चले, हम लोग तो बहुत सुने, जैसे उसमें बताया था आल्हा वगैरह में कि हाथ पटक दे भुइमा जो तो 9 मन माटी। 9 मन का मतलब एक मुट्ठी में 9 मन माटी आएगी, यक्को मन ना आए भैया, यक्को किलो माटी हाथ में ना आए, 9 मन माटी कैसे उठी जे। रिमझिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच मझाए। अब सोचो, मैदानों में भाला किस प्रकार पानी की तरह बरस रहा है। अरे भैया, पानी की तरह का वो भाला बरसबे न करे, लेकिन अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, ठीक है। इस प्रकार से कि जाकर बिटिया सुंदर देखें जबरन ब्याह ले करवाए, ये सब चीजें हुआ करती थी, ये सब रचनाएं लिखी जा रही थी अतिशयोक्तिपूर्ण आश्रयदाताओं की प्रशंसा में, अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। अब जब रचनाकार क्या करता था, ये प्रशंसा करता था, तो चूंकि जब आप देखिएगा इतिहास अच्छाइयों पर ही आप देखते, पहले क्या होता था, जो मतलब होता था अच्छाइयों पर इतिहास लिखे जाते थे। इतिहास में अभी बहुत ज्यादा शोध करना बाकी है, ऐसा नहीं कि जो इतिहास आपके समक्ष है वही सत्य है। कुछ मात्रा में तो सत्य बातें हैं, कुछ मात्रा में त्रुटियां भी हैं, क्योंकि इतिहास पर शोध उतना ज्यादा अभी उतना डीप मतलब हो रहा है, लेकिन उतना डीप अभी तक नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के जिसकी लाठी उसकी भैंस जिसकी चलती थी, वो लोग अपनी बड़ाई वगैरह लिखवा लिया करते थे, पहले ये होता था, क्योंकि लोग हुआ करते थे और उन्हीं की बात में चलती रहती थी। देखिए इसमें क्या लिखा है कि वीर रोष बर बैर बर झुक लग गो समान और तो नंदन सोमेश को फिर बंधो सुल्तान। इस प्रकार से जब वीर रोष एक प्रकार से वीरता पूर्वक हुंकार राजा ने भरी, इस प्रकार से सुल्तान को बांध लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से लगा कि आसमान झुकने लगा, तब सोचो इस प्रकार से, ठीक, ये सब चीजें हो रही थी। चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, उसी में आपको मिलेगा ये, ठीक। इसके अलावा अगली जो प्रवृत्ति है वो क्या है, वीर रस की प्रधानता हुआ करती थी। वीर रस में रचनाएं, यानी कि जो भी रचना मिलती थी वो वीर रस में ही होती थी, अधिकतर रचनाएं वीर रस में है, कुछ रचना श्रृंगार रस में है। तो वीर और श्रृंगार का समन्वय भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों को मिला करके रचनाएं हो रही थी, क्योंकि राजा के एक प्रकार श्रृंगारिकता का भी वर्णन आपको मिलेगा, ठीक है। और उनके वीरता की, यानी जब युद्ध में जाएंगे युद्धों का क्या करेंगे, वीर रस की प्रधानता हो गई, यहाँ पर तो 2 बार लिखते वीर रस की प्रधानता, ठीक। चलिए, युद्धों का सजीव चित्रण, ठीक, युद्धों का सजीव चित्रण हुआ करता था, क्योंकि युद्धों का सजीव चित्रण मतलब क्या हो गया, जो कवि हुआ करते थे, जो चारण भाट हुआ करते थे, वो राजा के साथ युद्ध के मैदान में भी जाते थे और राजा कैसे तीर मार रहा है उसको भी बताते थे। सजीव चित्रण मतलब क्या, कमान बाण छुट्ट ही अपार लांगत लोह इस सारी धार इम सारी धार, यानी कि कमान बांध करके छूट ही अपार, इस प्रकार से छोड़ रहा कमान, लागत लोह इम सारी धार, इस प्रकार से मतलब कि क्या था कि युद्धों का जैसे कैसे बाण खींचिन, कैसे मारिन, किस वेग से बाण जा रहा है, सबको एक प्रकार से आंखों देखा हाल बताना, यानी युद्धों का सजीव चित्रण करना, आंखों देखा हाल बताना। तो वो काम हो रहा था, युद्धों का सजीव चित्रण हो रहा था। वीर रस की प्रधानता थी ही, वीर और श्रृंगार, क्योंकि उस समय श्रृंगार रस की भी प्रधानता आप देखिएगा मिलेगी। श्रृंगार रस के 2 पक्ष होते हैं, वियोग और एक संयोग। संयोग वह पक्ष होता है जब नायक और नायिका आपस में मिले हुए होते हैं, अर्थात जब आपका जो है नया नया पैचअप होता है तो वो होता है आपका संयोग श्रृंगार, और जब ब्रेकअप होता है तो वो होता है वियोग श्रृंगार। तो उन दोनों का भी वर्णन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा प्रकृति का चित्रण भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रकृति चित्रण में देखिए पृथ्वीराज रासो में आप देखिएगा 27वें सर्ग में पृथ्वीराज रासो के रेवा तट का बहुत सुंदर वर्णन है, उसमें प्रकृति का बड़ा मनोरम झांकी हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ये इसकी विशेषता थी। इसके अलावा इसकी विशेषताओं में और भी चीजें आती हैं, जैसे कि
राष्ट्रीय भावना का संकुचित रूप। क्योंकि राष्ट्रीय भावना उस समय कोई भारत देश तो बहुत बड़ा देश था नहीं, उस समय क्या था, भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है, यानी कि भारत अनेक राज्यों में बटा हुआ था। तो उस समय क्या करना था, उस समय जो राजा हुआ करते थे, कभी लोग उसी राजा को ही अपना देश समझा करते थे और उसी आधार पर रचनाएं लिखा करते थे, यानी अपने राजा की प्रशंसा करना उस समय देशभक्ति मानी जाती थी। ये बिल्कुल सत्य बात है। राजा के खिलाफ किया गया काम एक प्रकार से देशद्रोह कहलाता था। और आज का देशद्रोह, जैसे कि आप अगर अभी जो है अपने देश के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो फिर दिक्कत है, तो क्या आप देशद्रोही हो। यानी कि उस समय ऐसा था, जिस प्रकार से आज अपने देश के बारे में अगर कुछ आप शब्द बोलेंगे तो आप देशद्रोही हो, वैसे ही उस राज्य के बारे में, जिस राज्य में वो रहता था उसके बारे में बोलता तो आप देशद्रोही घोषित कर दिए जाते थे। यानी कि राष्ट्रीय भावना जो थी उसका एक व्यापक वर्णन नहीं मिलता है, एक संकुचित वर्णन मिलता है। अपने अपने राज्यों के कवि रहते थे, मतलब हर एक प्रत्येक राजा के, ठीक है, दरबारी कवि, वो अपनी जो है खूब बढ़ा चढ़ा करके राजा के बारे में बताया करते थे। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आगे देखिएगा, लोक जीवन की अवहेलना की गई इसमें, यानी कि जब आप प्रकृति चित्र, मतलब इसमें आप देखिएगा तो वीरता पूर्वक रचना, यानी कि ऐसे लोगों को इसमें, जैसे कि जो गांव वगैरह के लोग हैं, जो गांवों की समस्या है, जो जनता की, आम जनता की समस्या है, वो आदिकाल में नहीं दिखती है। अर्थात आदिकाल में क्या दिखता है, बस जहां से कुछ मिल रहा था उसी के बारे में लिखा गया, और जहां से कुछ प्राप्त, यानी गरीबों का जो एक प्रकार से वर्णन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। यानी लोक जीवन की अवहेलना की गई, लोक जीवन की उपेक्षा की गई, लोक जीवन पर आधारित काव्य नहीं लिखे गए अधिक मात्रा में, यानी राजाओं से रिलेटेड ही चीजें लिखी गई। जो धनी लोग होते थे उन्हीं के बारे में लिखा गया, जो गरीबों के बारे में नहीं बताया गया। इसके अलावा इतिहास की उपेक्षा की गई। यहाँ पर आप देखिए जो रचनाएं मिलती हैं आपको, राजाओं के बारे में जो चित्रण मिलता है उसमें इतिहास की उपेक्षा, मतलब कि ऐतिहासिक जो चीजें नहीं है, यानी कि इतिहास के तथ्यों पर खरी नहीं उतरती हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा रासो ग्रंथ की परंपरा रही है, इसमें तमाम प्रकार के रासो ग्रंथों को आपने देखा होगा, ठीक है, पृथ्वी राज रासो हो गया, बीसल देव रासो हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से और भी तमाम सारे रासो ग्रंथ मैंने लिखे थे उधर, वो सारे के सारे आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी कौन सी विशेषता हो गई, भावगत प्रवृत्तियां, विशेषताएं हो गई। अब हम जो है अगले स्लाइड में हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार इसकी जो है काव्यगत विशेषताएं हैं, यानी काव्यगत मतलब समझ रहे हैं, यानी कि जो शिल्पगत नवीनता है, शिल्पगत जो विशेषता है, यानी कि रस छंद अलंकार के बारे में। ओके, चलिए, तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार कलागत विशेषताएं या जो कला पक्ष है इसकी क्या क्या विशेषताएं रही होंगी, या क्या विशेषताएं थी किसकी, भाई कला पक्ष की जो विशेषताएं थी वो क्या क्या विशेषताएं थी। तो कला पक्ष में मुख्य रूप से 4 विशेषताएं हमारे समक्ष में रखूंगा, और हालांकि हर एक जो है काव्य, मतलब कि जो भी युग हिंदी साहित्य का आएगा उसमें आप इन चारों विशेषताओं के बारे में जानेंगे। पहली विशेषता क्या है, भाषा कैसी है, ठीक है, अलंकार क्या क्या है, छंद की प्रयोग कैसा और काव्य रूप कैसा है। ठीक, ये बात है, शैली कैसी। तो भाषा के इसमें विविध रूप आपको मिलते हैं। बात की जाए आदिकालीन साहित्य में जो काव्यगत विशेषताएं होती हैं उनमें पहली मतलब विशेषता ये है कि भाषा के विविध रूप हमको प्राप्त होते हैं। विविध माने अनेक रूप भाषा के, भाषा कई सारी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया। जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहीं पर, आप देखिएगा इसमें जो है आदिकाल में एक प्रकार से खास करके प्राकृत भाषा आप लिख लीजिएगा, ठीक है, पाली भाषा लिख लीजिएगा, ठीक है, प्राकृत पाली। इसके अलावा अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश भाषा हो गई, राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी हो गई, अवहट्य हो गई। तो इन सभी भाषा का प्रयोग हो रहा था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है डिंगल और पिंगल भाषा, यानी मिली जुली, डिंगल और पिंगल, ये दोनों जो है प्रकार से मिक्सचर भाषाएं थी। ठीक, तो इनके बारे में मतलब कि खास करके जो भी ग्रंथ मिले हैं डिंगल और पिंगल भाषाओं में अधिक मात्रा में लिखे गए हैं। तो भाषा के विविध रूप में आप देखिएगा इसमें एक लिखा है कि रहेंगी फिरेंगी हलंबी समानी और ठट्टी ठट बल्लोल ढालन निशानी। तो ये एक प्रकार से भाषा का डिंगल भाषा है, ये रहेंगी फिरंगी हलंबी समानी और ठट्ठी ठट बल्लोल ढालन निशानी। ये कौन सी भाषा है, ये डिंगल भाषा का प्रयोग है। एक यहाँ पर इस उदाहरण को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अलावा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी, डिंगल, पिंगल, इन तमाम प्रकार की भाषाओं का प्रयोग आप यहाँ पर देख सकते हो। तो भाषा के कई सारे रूप हमको यहाँ पर मिलते हैं, अवहट्य के भी हमको झांक यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसकी है अलंकार योजना।
अलंकार योजना मतलब क्या कि कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो अलंकार वैविध्य भी इसमें दिखाई पड़ता है। कई सारे अलंकारों का प्रयोग, महत्वपूर्ण अलंकारों का प्रयोग, जैसे कि उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, प्रतीक अलंकार का प्रयोग आपको दिखेगा, भ्रांतिमान अलंकार आपको दिखेगा। तो ये तमाम प्रकार के अलंकारों का प्रयोग आप देख सकते हो किसमें, आप खास करके आदिकालीन साहित्य में इन तमाम प्रकार के अलंकारों का प्रयोग जो है अच्छे तरीके से करने का प्रयास कवियों ने किया है। अब इसमें खास करके मैं दो तीन अलंकारों के उदाहरण, लगभग 2 अलंकारों के माध्यम से मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा। ठीक है, अलंकार आपके कौन कौन से भाई आप देखिएगा, यहाँ पर 2 उदाहरण आपको दिए गए हैं। तो इनमें देखिएगा आप, एक तो आपका जो उदाहरण है क्या, देखिए पहला है कि जंग जुरन जालिम जुझार भुजसार भार भो। ये एक प्रकार से जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है सॉरी, जंग जुरन जालिम जुझार, जा 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 जा, ठीक है, फिर यहाँ पर जा, फिर यहाँ पर आप देखिएगा नहीं आया। तो एक प्रकार से 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, 4 जगह। जब भी आपको पता है कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति लगातार क्रम में होती है तो उसको हम कौन सा कहते हैं, उसमें कौन सा अलंकार की उत्पत्ति होती है, यानी कि जब क्या होता है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हुआ करती है तो उस प्रकार के अलंकार को या उस प्रकार की पंक्ति में छुपे अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की अगर बात करें, इसके कई भाग होते हैं, वृत्त्यानुप्रास, छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, कई प्रकार के अनुप्रास होते हैं। तो उसमें से भी अनुप्रास में से वृत्त्य अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास मतलब एक वृत्त में आ रहा है, लगातार आप देख रहे हैं कि जंग जुरन जालिम जुझार भवसार भार भो, ये देखिए एक प्रकार से। तो इस प्रकार से ये क्या आ रहा है, एक वृत्त में एक प्रकार से जा 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 वर्णों की आवृत्ति आ रही है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भा और भा की आवृत्ति आपको दिखाई पड़ेगी, यहाँ पर रा और रा की आवृत्ति आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर रा की आवृत्ति, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर रा, तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा इसमें कई बार एक वर्णों की आवृत्ति कई बार आई है। तो एक वृत्त में एक प्रकार से कई बार व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार आ रही है। तो ये हो गया आपका वृत्त अनुप्रास। अगला आपका है भैया करि सिंगार अले अलिन संगरिम झिम झुंडन मंझ बसन रंग नौ रंग रंगे जानु की फुल्लई संग। यानी कि देखिए, कर श्रृंगार अली अलिन संगरिम झिम झुंडन मंझ, यानी कि श्रृंगार करके एक प्रकार से लगता है कि भौरों का, अलिन का, इस प्रकार उनके संग में एक झुंड में, तो एक प्रकार से बसन रंग नव रंग रंगे जानू की फुल्लई संग। इसमें तुलना आप देखिएगा, मन मानो जन जानो की बात यहाँ पर आपको लिखाई पड़ेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की छाप हमको दिखाई पड़ती। क्यों उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई पड़ रहा है, चूंकि यहाँ पर एक प्रकार से जैसे कि जो है मन मानो जन जानो, आपको पता होगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण आपको बहुत सारे उदाहरण पता होंगे, कक्षा 10 में 12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उदाहरण का कोई एक उदाहरण बताओ आप। ठीक है, आता प्रयो प्रभात मनो नीलमल शैल पर आता प्रयो प्रभात, आपने ये पढ़ा होगा। ठीक, तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला जो विशेषता है इसकी, कौन सी विशेषता भाई, अगली विशेषता है छंदों के विविध रूप है। कई प्रकार के छंदों का ऐसा लगता है आदिकालीन कवियों का कि छंदों का बाढ़ सी ला दिया है इन लोगों ने, यानी छंदों की बाढ़ आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर तमाम प्रकार के छंदों का प्रयोग, खास करके एक ही रचना अगर मैं उठाऊं, एक रचना है भाई पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो रचना है इसमें लगभग 72 छंदों का प्रयोग अकेले किया गया है। 72 छंदों का प्रयोग एक ही रचना पृथ्वीराज रासो में किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इस प्रधानता किस रचना मतलब किस छंद की है इसमें, तो 56 छंद जो होता है इसकी प्रधानता पृथ्वीराज रासो में है। इसके अलावा और तमाम प्रकार के छंद का प्रयोग, जैसे कि दोहा छंद का प्रयोग है, सोरठा छंद का प्रयोग है, चौपाई छंद का है, गाहा छंद है, छप्पई छंद, अरिल छंद है, तोटक तोमर गाथा छंद है, रोला छंद, पद्दारी छंद, उल्लाला छंद, घनाचरी छंद, सवैया छंद, कुंडलिया छंद, कवित छंद, आल्हा, हरिगीतिका छंद, ये सभी छंद जो है इसमें आप देखिएगा अलग अलग प्रकार से प्रयुक्त हुए हैं।
यानी ये सब छंद जो है सवैया हो गया, कुंडलिया हो गया, कवित्व हो गया, आल्हा हो गया, इसके अलावा दोहा में अधिक मात्रा में आपको दिखेगा, ठीक है, उल्लाला भी देख सकते हैं, सोरठा भी, ठीक है, गाहा भी आपको खूब मिलेगा, छप्पा भी आपको खूब मिलेगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये ऐसे कुछ ग्रंथ है, तोमर गाथा भी आपको मिलेगा। यानी कि ये सारे के सारे जो है ये क्या है भाई, ये आपके छंद हैं। तो कई प्रकार के छंदों का प्रयोग, छंदों का एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग इन लोगों ने किया और कई छंदों का प्रयोग किया। इसके अलावा बात की जाए काव्य रूप की, तो काव्य के रूप की अगर हम बात करें तो काव्य रूप में दो प्रकार के काव्य रूपों का प्रयोग आदिकालीन कवियों ने किया है, एक प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य मतलब क्या क्या होता है कि एक पूरी रचना, जैसे कि रामचरितमानस का एक प्रबंध काव्य है। जब महाकाव्य लिखा जाता है किसी एक व्यक्ति के जीवन की तमाम सारी घटनाओं को एक ही में समाहित करके लिखा जाता है, प्रबंध काव्य होता है। फुटकल रचना यानी कि जो मुक्तक काव्य होता है उसका मतलब फुटकल रचनाएं, फुटकल माने कि कहीं इधर लिख दिया कहीं उधर लिख दिया, ठीक। तो इस प्रकार से तो मुक्तक में आप देखिएगा, मुक्तक काव्य में खास करके मुक्तक काव्य या मुक्तक गे काव्य परंपरा में बीसल देव रासो, खुसरो की पहेलियां मुकरियां, ये सब किसमें आती हैं, ये सब मुक्तक काव्य परंपरा में आती है। इसके अलावा दूसरा काव्य परंपरा है जो है प्रबंध काव्य परंपरा। प्रबंधात्मक रचना की बात की तो पृथ्वीराज रासो जो रचना है ये एक प्रबंध रचना है, ओके, यानी कि प्रबंध काव्य की रचना है। तो कुल मिलाकर के छंदों मतलब इसमें छंदों का वैविध्य है, अलंकारों का भी वैविध्य है, भाषा का भी वैविध्य है, और इसके अलावा इसमें काव्य रूपों के एक प्रकार से क्या है, केवल दो ही रूप आपको मिलेंगे काव्य रूपों के, एक तो मुक्तक है और एक प्रबंध है, ठीक। इसके अलावा और कोई रूप आपको भाषा में इसमें रचना का नहीं दिखेगा। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने इन चीजों को समझा, जाना, परखा। अब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की क्लास हो चुकी है और बाकी क्लास आपके यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आपको देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। अब अगला जो चैप्टर होगा भक्ति काल से रिलेटेड होगा, भक्ति काल से बनने वाले महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उसकी प्रवृत्तियां हैं, भक्ति काल के बारे में विद्वानों ने क्या कहा है उसके बारे में जानते हुए भक्ति काल की जो 4 शाखाएं हैं उस शाखाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। हो सकता है कि एक शाखाओं पर एक वीडियो लग जाए, लेकिन प्रयास रहेगा कि भक्ति काल को एक ही वीडियो में मैं जो है समझाने का प्रयास कर दूंगा। ओके, चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।